आवर चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड। सो आज से हम एथिक्स के पीवाईक्यू के आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो उससे पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। इसमें मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स और एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं जो कि हेल्प करेगा टॉपिक्स को समझने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज एसेंस ऑफ एथिक्स। इसका मतलब क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट डील्स विद व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मतलब क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, हमारे जो ह्यूमन कंडक्ट होते हैं उसको एथिक्स डिटरमाइन करता है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है कि एथिक्स ये बोलता है कि व्हाट शुड बी डन। दूसरा है मॉरल फिलोसॉफी। ये क्या करता है? इट स्टडीज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। तीसरा है वैल्यूज वर्सेस नॉर्म्स। तो वैल्यूज आर एक्चुअली द आइडियल्स एंड नॉर्म्स आर द रूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड अंडर दिस वैल्यूज। चौथा है एथिकल रिलेटिविज्म वर्सेस एब्सोल्यूटिज्म। रिलेटिविज्म का मतलब होता है कि एथिक्स जो होता है वो वेरी करता है डिफरेंट कल्चर में, और एब्सोल्यूटिज्म मतलब होता है कि एथिक्स जो है इट इज यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल नो डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स विच इज यूनिवर्सल। नंबर इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स है। इसका है कि गांधी प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एज एन एथिकल स्टैंडर्ड। इसके बाद है सिविल सर्वेंट चूजिंग पब्लिक इंटरेस्ट ओवर पर्सनल गेन। सेकंड टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। फैक्टर्स शेपिंग एथिकल बिहेवियर। डिटर्मिनेंट मतलब कि एथिक्स को क्या चीज़ शेप करता है हमारे अंदर, जिसमें फैमिली आता है, सोसाइटी आता है, इंस्टीट्यूशन आता है, सिचुएशन आता है। इसके साथ कुछ कीवर्ड्स हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है कि हमारा जो बिलीफ है और हमारा जो एक्शन है वो डिफर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब जो हम हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम घुसा हुआ है और जो हम एक्शन कर रहे हैं वो दोनों अलग है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरा है वैल्यू सोशलाइजेशन। मतलब फैमिली सोसाइटी से हम वैल्यूज जो सीख रहे हैं उसको बोलते हैं वैल्यू सोशलाइजेशन। तीसरा है नॉर्मेटिव ऑर्डर। मतलब जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एक्सपेक्टेशन है उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव ऑर्डर। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजिंग ए ब्राइब डिस्पाइट पीयर प्रेशर शो स्ट्रॉन्ग इंटरनल मॉरल कंपास। इसके बाद है चाइल्ड लर्निंग ऑनेस्टी थ्रू फैमिली स्टोरीज, दैट इज सोशलाइजेशन। तीसरा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। कॉन्सिक्वेंसेज एथिक्स के दो तरह के होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट, उसके पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव का जो रिजल्ट होता है दैट इंक्रीजेस ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस। नेगेटिव में क्या होता है? करप्शन, नेपोटिज्म, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। इसके बाद इसके साथ कुछ कीवर्ड्स हैं। लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, मॉरल हैजर्ड। लेजिटिमेसी मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी बाय पीपल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई एक्शन। मतलब किसी भी हायर अथॉरिटी के सामने हमें अपना जो हमने जो काम किया है उसको जस्टिफाई करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। प्रोबिटी का मतलब क्या है? प्रोबिटी एक्चुअली मीन्स ऑनेस्टी, और प्रोबिटी एक्चुअली यूज्ड फॉर द इंस्टीट्यूशंस। उनके जो ऑनेस्टी का वो क्राइटेरिया होता है उसको हम प्रोबिटी बोलते हैं। चौथा है मॉरल हैजर्ड, रिस्क टेकिंग ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसके एग्जांपल्स है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोलैप्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, आरटीआई एक्ट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है कि एथिक्स इज नॉट स्ट्रिक्ट, इट रेगुलेट्स इंटरपर्सनल, प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल रिलेशन। मतलब एथिक्स जो है वो एकदम रिजिड नहीं होता, वो इंटरपर्सनल, पर्सन टू पर्सन, प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करता है। इसके साथ कुछ कीवर्ड्स है। रोल मॉरलिटी। रोल मॉरलिटी का मतलब है कि जो ड्यूटीज, एथिकल ड्यूटीज लिंक टू ए पर्टिकुलर रोल। मतलब डॉक्टर्स के कुछ एथिक्स होंगे, आर्मी वालों के कुछ एथिक्स होंगे, पुलिस वालों के कुछ एथिक्स होंगे, इसको बोलते हैं रोल मॉरलिटी। फ्यूडिशियरी ड्यूटी मतलब कि दूसरों के इंटरेस्ट के लिए हम जो काम करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूडिशियरी ड्यूटी। रेसिप्रोसिटी मतलब गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप, तो समझ में आ रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर पेशेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस ड्यूटी टू रिपोर्ट डिजीज, टीचर स्टूडेंट इम्पार्शियलिटी इन ग्रेडिंग, सिविल सर्वेंट सिटीजन्स रेस्पॉन्सिवनेस एम्पैथी। पांचवा टॉपिक है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। एथिक्स का जो है वो प्राइवेट स्फीयर में कुछ
यूज़ सेम और कुछ एक यूज़ होता है, पब्लिक स्फीयर में कुछ अलग यूज़ होता है। तो प्राइवेट स्फीयर में जो एथिकल जो कीवर्ड्स है वो है ऑनेस्टी, लव, लॉयल्टी, केयर। पब्लिक स्फीयर में है इम्पार्शियलिटी, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी। कीवर्ड्स क्या-क्या है इसके साथ? है रोल कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश बिटवीन डिफरेंट रोल्स, वैल्यू कॉन्ग्रुएंस, अलाइनमेंट ऑफ पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज। वैल्यू कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या है कि मेरा जो खुद का वैल्यू है, जो मैं खुद जो बिलीव करता हूँ और जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें मैं काम करता हूँ वो भी अगर सेम बिलीव रखे, दैट इज कॉल्ड वैल्यू कॉन्ग्रुएंस। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो भी एक्शन मैं लेता हूँ उसका आंसरेबल मैं सिटीजन को दे पा रहा हूँ कि नहीं, उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल क्या होगा? एक कलेक्टर ensuring fair disaster relief distribution, public ethics, family bonds teaching empathy and compassion, private ethics। इसके बाद आता है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज एक्चुअली क्या है? ह्यूमन वैल्यूज जो एक्चुअली है कि जो हम फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल्स, अदर इंस्टीट्यूशन से हम लोग जो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस से जो हम लोग गैदर करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज। जो हमारे जो कंडक्ट होते हैं उसको गाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन वैल्यूज। टाइप्स क्या है? टर्मिनल वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज मतलब एंड गोल्स, जो कि जस्टिस है, इक्वलिटी है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज मतलब जिससे हम वो टर्मिनल गोल्स हासिल करते हैं, जैसे सी ऑनेस्टी, हार्ड वर्क। इसके साथ कुछ कीवर्ड्स है। वैल्यू इंटरनलाइजेशन मतलब जो वैल्यू है उसको हम अपने पर्सनैलिटी के पार्ट बना लेते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू इंटरनलाइजेशन। इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। इसके बाद है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में क्या है? बुद्ध's टीचिंग ऑफ करुणा, दैट इज कंपैशन। Ambedkar's emphasis on liberty, equality, fraternity as constitutional values. Lessons from great leaders and reformers and administrators, ये अगला टॉपिक है। इसमें गांधी, गांधी मीन्स क्या है? गांधी का जो वैल्यू है उसका क्या था कि मीन्स एंड एंड्स आर इनसेपरेबल। मतलब जो मीन्स है और एंड्स है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो जिनका एंड होता है वो एक तरह का होता है, उसको पाने के लिए वो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। दिस इज नॉट सेम। गांधी का ये था कि मीन्स और एंड दोनों से एकदम सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राम राज्य उनको स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने अहिंसा का समर्थन किया, दैट इज कॉल्ड। ये इनका एग्जाम्पल है, मीन्स एंड एंड्स आर इनसेपरेबल। दूसरा है अम्बेडकर। अम्बेडकर का क्या है? सोशल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। चाणक्य क्या क्या था? राजधर्म एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ किंग। एपीजे अब्दुल कलाम का इंटीग्रिटी इन द पब्लिक सर्विस। इंटीग्रिटी बोले तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी का हाई लेवल है इंटीग्रिटी। इसके बाद है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। फैमिली, फैमिली जो होता है वो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सोशल ऑनेस्टी, इसके बाद जितने भी हमारे सोशल लर्निंग्स, ये सब हम फैमिली से सीखते हैं। सोसाइटी, सोसाइटी से हम कल्चर के बारे में सीखते हैं, कलेक्टिव कंसाइंस के बारे में जानते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल एंड एथिकल ट्रेनिंग प्लस मॉरल डेवलपमेंट। ये हमको एथिकल ट्रेनिंग भी देता है और हमारा मॉरल डेवलपमेंट भी करता है। वैल्यू, इसके साथ कुछ कीवर्ड्स है, दैट इज वैल्यू इनकलकेशन, प्रोसेस ऑफ टीचिंग वैल्यूज, कलेक्टिव कंसाइंस, शेयर्ड मॉरल आउटलुक ऑफ सोसाइटी। वैल्यू इनकलकेशन मतलब जो वैल्यूज लेते हैं हम अपने पर्सनैलिटी के साथ उसको इनकलकेट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू इनकलकेशन। कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब है कि सोसाइटी का, जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कंसेंसस हैं जो कि कॉमन है, जो कि मैक्सिमम ऑफ द सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग उसमें राजी होंगे, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव कंसाइंस। एग्जाम्पल क्या है? नवोदय स्कूल टीचिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी। एनसीसी और एनएसएस प्रोग्राम्स इंस्टिलिंग डिसिप्लिन एंड सर्विस वैल्यूज। इसके बाद आता है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड का एक्चुअली ये मतलब है कि किसी भी चीज़ और या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में हम जो एक प्री-एज्यूम्ड रखते हैं उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। जो एटीट्यूड जो शेप होता है वो एक्चुअली शेप होता है हमारे वैल्यूज, जो हम एक्चुअली पूरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से हम लोग लेते हैं, सीखते हैं दूसरों से, दैट एक्चुअली वैल्यू शेप्स आवर एटीट्यूड। कीवर्ड्स क्या क्या है? कॉग्निटिव स्कीम, मेंटल स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। कॉग्निटिव बोले तो मेंटल स्ट्रक्चर, किस तरह से हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। इवैल्यूएटिव टेंडेंसी, कि किसी भी चीज़ को हम जज कैसे करते हैं। प्रीडिस्पोजिशन मतलब रेडीनेस टू रिएक्ट इन सर्टेन वे, द मेंटल लीनिंग और बायस दैट इन्फ्लुएंसेस यू विल
लाइकली रेस्पॉन्ड, मतलब वही चीज़ जो कि मतलब हमारा जो एक क्लीनिंग होता है, एक प्री डिस्पोजिशन होता है कि ये चीज़ ऐसा होगा, ये चीज़ उस तरीके का होगा, दैट इज कॉल्ड प्री डिस्पोजिशन। एग्जाम्पल क्या है, ए सिविल सर्वेंट हैविंग ए प्रो पीपल एटीट्यूड, जो कि पीपल के हक में काम करे, रेस्पॉन्स एम्पैथेटिकली ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ। अब एटीट्यूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके बेसिकली 3 कंपोनेंट है, इफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। इफेक्टिव कंपोनेंट जो होता है ना, वो फोकस करता है इमोशन पे, जैसे कि एग्जाम्पल रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। बिहेवियरल जो होता है वो एक्शन के प्रति हमारा जो है वो टेंडेंसी रखता है, और कॉग्निटिव जो होता है वो हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है। तो बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ कि इफेक्टिव और कॉग्निटिव मिलके हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट शेप करते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, कि जो हमारा इमोशन होता है, इसके बाद जो हमारा थॉट होता है, ये दोनों जब मिलते हैं तब हम अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके साथ कुछ कीवर्ड्स है, एक इफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, दैट इज हमारा जो बिलीव है और हमारा जो इमोशन है वो दोनों सेम टू सेम सेम लाइन में चलते हैं। वैल्यू बिलीव हायरार्की, बिलीव्स अरेंज बाय इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, जो कि हमारा जो वैल्यू जो हमने लिया है उसके बेसिस पे जो बिलीफ सिस्टम है उसको बोलते हैं वैल्यू बिलीफ हायरार्की। एग्जांपल, ए पुलिस ऑफिसर may believe corruption is wrong, that is cognition। ये cognition का एग्जाम्पल कि वो उसको मान रहा है कि करप्शन गलत है। सेकंड, फील एंगर affect towards it and refuse bribes। refuse bribe is an action, that is called behavior। that is, here you can see that belief and effect, that is cognition and effect, actually shaping the individual behavior। that is, belief is the cognition, corruption is wrong, this feeling is the effect, and refusing bribes is the behavior। तीसरा है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड का मतलब है कि हम सर्टेन जो एटीट्यूड है, जो प्री डिस्पोजिशन जो हम लोग रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में हो, वो हम लोग क्यों रखते हैं। तो इसके कुछ फंक्शंस है, इसकी वजह कुछ है। दैट इज, पहला है कि यूटिलिटेरियन एथिक्स, दैट इज जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ड के बेसिस में, मतलब जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ को, एक्शन को करने में, इसके बेसिस में हम जो प्री डिस्पोजिशन रखते हैं इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन एथिक्स। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, वो मेहनत कर रहा है किस लिए, अच्छे मार्क्स के लिए। इसके बाद आता है इको डिफेंसिव। इको डिफेंसिव मतलब होता है, ईगो मतलब जो हमारा जो सेल्फ इमेज होता है वो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोग एथिक्स लगाते हैं उसको बोलते हैं इको डिफेंसिव। दैट इज, एग्जाम्पल, ब्लेमिंग सिस्टम फॉर फेलियर। ये एक्चुअली एक नेगेटिव कॉनोटेशन है एथिक्स का, मतलब एटीट्यूड का, फंक्शन का। तीसरा है वैल्यू एक्सप्रेसिव। वैल्यू एक्सप्रेसिव मतलब इट मीन्स टू एक्सप्रेस वैल्यूज। एग्जाम्पल है गांधीयन लाइफस्टाइल इज इक्वल टू सिंप्लिसिटी। इसके बाद होता है नॉलेज फंक्शन। Knowledge function means provide order or structure। The example, stereotypes help simplify information। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को हम सिंपल तरीके से उसको कंज्यूम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज फंक्शन। इसके साथ कुछ कीवर्ड्स है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, वैल्यू आर्टिकुलेशन, कॉग्निटिव ऑर्डर, इकोनॉमी। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन मतलब प्रैक्टिकल बेनिफिट फ्रॉम एन एटीट्यूड। वैल्यू आर्टिकुलेशन मतलब एक्सप्रेसिंग वंस वैल्यूज। कॉग्निटिव इकोनॉमी मतलब simplifying thinking of complex information into simple information through attitude। that is, कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स एक थॉट या फिर थिंकिंग प्रोसेस है हमारे पास, उसको हम कॉग्निटिव मेंटल कंस्ट्रक्ट या फिर मेंटल एबिलिटी की वजह से उसको हम सिंप्लीफाई तरीके से जब हम उसको लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव इकोनॉमी। एग्जाम्पल क्या है, सिविल सर्वेंट वैल्यूइंग सेक्युलरिज्म एक्सप्रेसेस इट बाय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ ऑल रिलीजन इन ऑफिस। इसके बाद है एटीट्यूड एंड बिहेवियर, उसका क्या रिलेशन है। Attitude influences behavior when combined with subjective norms and perceived control। ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस तभी करता है जब ये नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस जो है हमारे अंदर, इसके साथ जब कंबाइन होता है तब बिहेवियर को, मतलब एक्शन को, वो कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, इट मीन्स कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर, एटीट्यूड मतलब क्या, जो प्रीडिस्पोजिशन, बिहेवियर मतलब क्या, बिहेवियर इट मीन्स जो एक्शन होता है। सो एटीट्यूड एंड बिहेवियर किस तरीके से रिलेटेड है कि जो एटीट्यूड रहेगा उस तरीके से हमारा एक्शन होगा। कीवर्ड इसके साथ क्या क्या है, एटीट्यूड बिहेवियर गैप, मतलब जैसा हमारा बिलीफ है वैसा हमारा एक्शन नहीं है।
इसका एग्जाम्पल क्या है? समवन सपोर्ट्स जेंडर इक्वलिटी इन थ्योरी बट डज नॉट शेयर हाउस होल्ड कोर्स विद हिज वाइफ और दैट इज द बिहेवियर। दूसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिलीव एंड एक्शन, जो हमारा बिलीव है और जो एक्शन है वो सेम नहीं है। ए पुलिस ऑफिसर बिलीव्स ब्रेवरी इज रॉन्ग, उसका बिलीफ है, बट एक्सेप्ट द ब्राइब, जो एक्शन है, ही फील्स गिल्ट एंड मेंटल डिस्कम्फर्ट, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस सिंपल है कि उसका जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ये, कॉग्निटिव डिसोनेंस मीन्स इट्स द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट विच इज हैपनिंग बिटवीन बिलीव एंड एक्शन। पांचवा है एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड किसी इंडिविजुअल का हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? पहला है परसुएशन, मतलब उसको हम लॉजिक देते हैं, इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं, ऑथोरिटी, इन सब के बेसिस में हम उसके एटीट्यूड को चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं परसुएशन। दूसरा होता है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस मतलब जो हमारा ग्रुप्स होता है, जो हमारा फ्रेंड का ग्रुप होता है, जो सोशल मीडिया है, उससे हम जो इन्फ्लुएंस होता है हमारा एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंस। इसके बाद होता है लर्निंग एंड कंडीशनिंग, मतलब रिवार्ड और पनिशमेंट के बेसिस में कि अगर हमने इस तरीके से एटीट्यूड रखा तो हमको ये रिवार्ड मिलेगा, अगर ऐसे रखा तो ये पनिशमेंट मिलेगा। फ्रॉम दिस वी कैन चेंज एन इंडिविजुअल एटीट्यूड। कीवर्ड्स क्या क्या है? एलिबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, एलिबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, एटीट्यूड चेंज वाया सेंट्रल और पेरिफेरल रूट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी एक रोल मॉडल को देख के हम उसके हिसाब से एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। दूसरा है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, बिहेवियर स्ट्रेंथेंड बाय रिवार्ड्स और पनिशमेंट। एग्जाम्पल क्या है? स्वच्छ भारत अभियान एड्स चेंज फॉर पब्लिक एटीट्यूड बाय परसुएशन। गांधी जी पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिविंग इंस्पायर एटीट्यूड चेंज इन मासेस। वही चीज़ है एग्जाम्पल इलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल का। मतलब किसी भी एक इम्पोर्टेंट इंसान को हम अपना रोल मॉडल बना के उसके एटीट्यूड को हम अगर अपने पास रखें तो हम उससे अपना एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब सोशल इन्फ्लुएंस है क्या? सोशल इन्फ्लुएंस मीन्स हाउ पीपल थॉट्स और बिहेवियर्स आर शेप्ड बाय अदर्स। और ये कैसे होता है? कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन, परसुएशन। ये होता कैसे है? कंप्लायंस की तरह डूइंग समथिंग अंडर रिक्वेस्ट, कोई भी अगर हमको कोई चीज़ रिक्वेस्ट करे तो हम उसको कर लेते हैं। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, एडॉप्टिंग बिहेवियर ऑफ रोल मॉडल। इंटरनलाइजेशन, डीप एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यूज। परसुएशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन एम्ड एट एटीट्यूड चेंज, मतलब हम लोग कम्युनिकेट कर ही रहे हैं कि उसका एटीट्यूड, किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड चेंज करें। सेंट्रल रूट मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रीजनिंग, मतलब किसी भी फैक्ट और रीजनिंग के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से हम उसके जो कर रहे हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं एटीट्यूड को। और पेरिफेरल रूट का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन इमोशन, सिंबल्स एंड स्लोगन्स। एग्जाम्पल क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड यूथ आइडेंटिफिकेशन। इलेक्शन कैंपेन्स यूज स्लोगन्स, इमोशंस, पेरिफेरल, परसुएशन। रिलेशन ऑफ एटीट्यूड एंड विथ थॉट एंड बिहेवियर। थॉट एंड बिहेवियर को हम लोग उसका रिलेशन कैसे होगा? रिलेशन ऑफ थॉट एंड एटीट्यूड विथ, रिलेशन ऑफ एटीट्यूड एंड थॉट इन बिहेवियर। अगला टॉपिक है रिलेशन ऑफ एटीट्यूड विथ थॉट एंड बिहेवियर। एटीट्यूड का थॉट एंड बिहेवियर के साथ किस तरीके का रिलेशन है? इसका कीवर्ड्स क्या है? कॉग्निटिव इफेक्टिव बिहेवियरल कंसिस्टेंसी, हार्मोनी बिटवीन थॉट फीलिंग एंड एक्शन। स्टीरियोटाइप बायस, प्रेजुडिस जजमेंट, हमारे अंदर अगर कोई बायस हो तो हम एक ऐसा जजमेंट देंगे जो कि बिल्कुल प्रेजुडिस्ड होगा, वो लोडेड होगा, वैल्यू लोडेड होगा। तीसरा है मॉरल रीजनिंग, यूजिंग एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल क्या है? प्रेजुडिस्ड यूजर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिसमेंट, डिनाइंग वेलफेयर बेनिफिट्स leading to unethical governance. Positive attitude towards innovation, e-governance reforms. Aptitude का मतलब क्या है? Aptitude का मतलब it means actually the natural or acquired capacity of an individual to perform a particular task and efficiently. मतलब कोई भी टैलेंट, कोई भी स्किल, मतलब और कोई या फिर कोई चीज़, कोई पोटेंशियल हमारे अंदर जो हो पहले से, उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। ये एक्चुअली इसको हम अच्छे से और रिफाइन कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग या फिर बाय प्रैक्टिस। अब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है? एटीट्यूड जो होता है ना वो मेंटल ओरिएंटेड होता है,
और वो एक्वायर्ड नहीं होता, वो एक्सपीरियंस के साथ हम लोग गेन करते हैं। और एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड होता है कि हमारा जो पोटेंशियल है किसी भी स्किल को परफॉर्म करने का, ये मैक्सिमम, ये जो चीज़ है ये हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, और इसको हम ट्रेनिंग से या फिर प्रैक्टिस से इसको और ज़्यादा पॉलिश करते हैं। इसके साथ कीवर्ड्स क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी फॉर टास्क, कॉम्पिटेंसी, स्किल टू परफॉर्म इफेक्टिवली, बिहेवियरल स्किल, प्रैक्टिकल एबिलिटी इन एक्शन। स्टूडेंट, इसका एग्जांपल क्या है? A student may have a positive attitude towards mathematics but lack aptitude for solving complex problems. Civil servant needs aptitude for decision making, leadership and communication. Second topic है aptitude and foundation values for civil service. It is the most important portion of ethics syllabus. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है क्योंकि इसी से केस स्टडीज वगैरह सब कुछ सॉल्व होगा। पहला वैल्यू क्या आता है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। अब कोई लोग इंटीग्रिटी को ऑनेस्टी के साथ सिमिलर बोलते हैं, बट इट इज नॉट सिमिलर। इंटीग्रिटी रेफर्स टू ऑनेस्टी विथ द इंटीग्रिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। अब कोई कैसे होगा कि कोई कोई लोग इसको ऑनेस्टी के साथ कंपेयर करेंगे, बट इट इज नॉट सिमिलर टू ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि सही काम के साथ ऑनेस्टी। अब ऑनेस्ट तो हम उसको भी कह सकते हैं ना, कोई चोर है जो अपने गैंग लीडर के साथ चोरी कर रहा है और अपने गैंग लीडर के साथ ऑनेस्ट है, उसको भी तो हम ऑनेस्ट बोल सकते हैं। बट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, बट ही इज नॉट इंटीग्रिटी, ही इज ए पर्सन, ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। ओके, इसके बाद है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, मतलब ट्रीटिंग ऑल सिटीजन इक्वली। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन रैशनलिटी। ये सब के बेसिस पे हम जब डिसीजन लेते हैं। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, मतलब प्रायोरिटाइजिंग पीपल ओवर सेल्फ। एम्पैथी, सिंपैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। सेंसिटिविटी टू डाइवर्सिटी, वीकर सेक्शंस। अब इन चारों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को, डाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तरह तरह के वैल्यूज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। सिंपैथी का मतलब क्या है? सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन, ये तीनों चीज़ आपस में बहुत रिलेटेड है, बट दे आर वेरी डिफरेंट। सिंपैथी का मतलब होता है कि मुझे दुख हो रहा है, बट सरफेस लेवल पे कि हाँ ठीक है यार, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। बट व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी का मतलब होता है कि उसके शूज़ पे जाके, मतलब उसके जगह पे जाके अगर मैं देखूँ कि मुझे कैसा फ़ील होता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। मतलब अंडरस्टैंडिंग प्लस फीलिंग एज़ इफ इट्स योर्स, मतलब अब खुद को उसके जगह पे रख के देखना कि कैसा लगता है। तीसरा है कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है कि सिंपल है कि जो एम्पैथी है वो तो रहेगा ही, प्लस मैं कोई एक्शन लूँगा उसको हेल्प करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कंपैशन। इसके बाद है एथिकल कॉम्पिटेंस। एथिकल कॉम्पिटेंस मतलब होता है रोल मॉडलिटी, पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन। एग्जाम्पल क्या क्या है? इंटीग्रिटी, दुर्गा शक्ति नागपाल सैंड माइनिंग माफिया कॉल अप। दुर्गा शक्ति नागपाल, आई थिंक शी वाज 2013-14 शायद उस टाइम के आईएएस ऑफिसर या फिर रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर। बट उनका एक बहुत पॉपुलर वो हुआ था कि उन्होंने सैंड माइनिंग माफिया को कोलैप्स कर दिया था, और इसके बाद उनको बहुत रिपरकशन झेलने पड़े थे, बट पीपल आर इन सपोर्ट विथ हर एंड शी वाज ए फिनोमिनल एक्चुअली। इसके बाद आता है इम्पार्शियलिटी, सिविल सर्वेंट इंश्योरिंग फेयर डिजास्टर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और कास्ट। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन मार्क्स, मेरिट, नॉट कनेक्शंस। कंपैशन का एग्जांपल क्या है? मदर टेरेसा। इसके बाद है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड वर्सेस टेक्निकल एप्टीट्यूड। टेक्निकल एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्पेशलाइज्ड डोमेन्स, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो ह्यूमन ओरिएंटेड प्रॉब्लम उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कीवर्ड्स जो है इसके साथ, सॉफ्ट स्किल्स मतलब इंटरपर्सनल एबिलिटीज। सेकंड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, स्किल इन मैनेजिंग गवर्नेंस। थर्ड होता है वैल्यू ओरिएंटेशन, गाइडेड बाय एथिकल वैल्यूज। एग्जाम्पल क्या है? इन एन इंजीनियर सॉल्व्स एन एल्गोरिदम problem, technical aptitude. A district collector resolving farmer industry conflict using negotiation.
civil service aptitude. Application in governance. Aptitude is tested in real world dilemmas of civil servants. एरियाज कहाँ कहाँ में यूज होता है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, क्राइसिस मैनेजमेंट में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में. कीवर्ड्स क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इफेक्टिव गवर्नेंस डिलीवरी, ethical decision making, choices guided by values, situational judgment, making right choice under conditions. Examples: collector using objectivity in land acquisition to ensure fair compensation, SP showing empathy during communal tension to prevent violence. पांचवा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड कॉम्पिटेंस. एप्टीट्यूड का मतलब होता है पोटेंशियल और कॉम्पिटेंस का मतलब है कि डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस. कि जो एबिलिटी जो हमने डेवलप किया है वो ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस को उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस. एग्जांपल क्या है? ए सिविल सर्वेंट में हैव एन एप्टीट्यूड फॉर कम्युनिकेशन बट कॉम्पिटेंस कम्स आफ्टर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, आरटीई हैंडलिंग, सिटीजन चार्टर्स. मतलब एक सिविल सर्वेंट कम्युनिकेट तो कर सकता है बट उसको अगर अच्छे से ट्रेनिंग दे तो वो अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकेगा, आरटीई हैंडलिंग भी कर सकेगा, सिटीजन चार्टर्स भी ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर सकेगा. इसका कीवर्ड्स क्या है? पोटेंशियल वर्सेस परफॉर्मेंस, इनेट एबिलिटी वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स, इनेट एबिलिटी वर्सेस एक्वायर्ड स्किल, नेचुरल वर्सेस लर्न्ड टैलेंट. इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है कि हमें अपना इमोशन किस तरीके से मैनेज करना है तरह तरह के सिचुएशन में. इसके साथ जो कीवर्ड्स है दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोलिंग इमोशंस, इफेक्टिव अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स ऑफ अदर्स, इमोशनल लेवर, मैनेजिंग इमोशंस इन जॉब रोल्स. मतलब आईएएस बनने के बाद आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो आपको अगर बहुत ज़्यादा कुछ कुछ इमोशनल दिखे सो या फिर किसी भी इमोशन के थ्रू अगर आप जाएंगे ड्यूटी के टाइम पे, सो यू हैव टू कंट्रोल दैट, यू हैव टू मैनेज इन जॉब रोल्स. डिफरेंट जॉब हैज डिफरेंट इमोशंस. एम्पैथी क्वेश्चन, एबिलिटी टू फील अदर्स इमोशंस. एग्जाम्पल क्या है? ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिंग इन angry crowd after a communal clash shows emotional intelligence. A leader motivating a demoralized team with positive reinforcement. Components of emotional intelligence क्या क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, knowing one's own emotion, खुद के इमोशन को पहचानना. एग्जाम्पल क्या है? रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. नंबर 2 क्या है? सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोलिंग डिसरप्टिव इमोशंस, एडेप्टिंग टू चेंज. एग्जाम्पल क्या है? ऑफिसर अवॉइडिंग एंगर ड्यूरिंग हीटेड पब्लिक प्रोटेस्ट. तीसरा क्या है? मोटिवेशन, इनर ड्राइव फॉर अचीवमेंट बियॉन्ड मटेरियल रिवॉर्ड्स. मतलब मटेरियलिस्टिक एक रिवॉर्ड से ज़्यादा अगर हमें हम अचीवमेंट वर्ड या फिर इनर सेटिस्फेक्शन की बात करें उसमें अगर हम ध्यान दें दैट इज द रियल मोटिवेशन. इसके बाद है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव, दूसरों का जो फीलिंग है उसको समझना. सोशल स्किल मतलब बिल्डिंग नेटवर्क, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा. इसके बाद आता है कीवर्ड्स. इफेक्टिव एम्पैथी, फीलिंग अदर्स इमोशन. कॉग्निटिव एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस. सोशल कॉम्पिटेंस, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, रेजिलियंस, एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम स्ट्रेस. यूटिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, personal utility, stress management, self-control, resilience, professional utility, leadership, conflict resolution, teamwork, governance utility, citizen-centric service delivery, crisis handling, persuasion. Example क्या है? During Punjab Law 25, civil servants used emotional intelligence to calm citizens and coordinate relief. A teacher inspiring weak students through patience and encouragement. Number 4 topic है application in administration and governance of EI. Decision making, balanced use of logic plus empathy. डिसीजन मेकिंग किस तरीके से बेहतर हो सकता है अगर हम लॉजिक को अप्लाई करें विद इमोशनल इंटेलिजेंस. इसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, रिड्यूसिंग कम्युनल टेंशन विद डायलॉग. इसके बाद है पब्लिक इंटरेक्शन, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी. ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स एंड हैंडलिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर. इसके बाद इसके साथ कुछ कीवर्ड्स है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इंस्पायरिंग पॉजिटिव चेंज. इमोशनल रेगुलेशन, मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली. इफेक्टिव फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग इमोशनल आउटकम्स. इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है ओपी चौधरी सर का, जो आई थिंक छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस ऑफिसर हैं. सो ही हैड टू गेन द ट्रस्ट ऑफ लोकल ट्राइब्स टू मेक ए एजुकेशन सिटी इन दंतेवाड़ा. इस एक्चुअली डिपिक्ट्स हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क्स इन पब्लिक गवर्नेंस. इसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस एथिक्स. इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या करता है? वो स्किल देता है हाउ टू इम्प्लीमेंट
एथिक्स एथिकली, और एथिक्स प्रोवाइड नॉर्म्स व्हाट इज राइट। मतलब एक हमको नॉर्म्स देता है और दूसरा हमको उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाता है। दैट इज अ बैलेंस ऑफ बोथ इज नेसेसरी फॉर प्रोबेटी एंड ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली। इसके बाद आता है एग्जाम्पल, ऑफिसर रिफ्यूजिंग ब्राइब बट एक्सप्लेनिंग डिसीजन कामली टू पॉलिटिशियन, policeman enforcing law firmly but reduces that is reduces resentment। इसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस इन सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग, जो लवासना में ट्रेनिंग होता है इस ऑफिसर लोगों का, जहाँ पे स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, रोल प्लेइंग होता है, इन सब के बारे में उनको सिखाया जाता है। हेल्प्स फ्यूचर ऑफिसर्स टू हैंडल एंगर फ्रॉम पब्लिक, पॉलिटिकल प्रेशर, इमोशनल डिलेमा एंड डिजास्टर्स। कीवर्ड्स क्या है? बिहेवियर सिमुलेशन, ट्रेनिंग वाया रियल लाइफ सिनेरियोज। बिहेवियरल सिमुलेशन का मतलब होता है कि उनके बिहेवियर चेक करना बाय ट्रेनिंग देम इन अ रियल लाइफ सिनेरियो। एम्पैथी मैपिंग, अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स इमोशंस। इसके बाद आता है केस स्टडीज फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑफिसर मैनेजिंग माइग्रेंट लेबर क्राइसिस यूज्ड एम्पैथी प्लस इनोवेशन, collector dealing with grieving families after stampede. It actually shows compassion and accountability. Teacher mentoring underprivileged kids. It shows patience, encouragement, and role modeling. इसके बाद आता है पब्लिक और सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एथिकल concerns in governance and private institutions। इसका concept एक्चुअली क्या है? Both government and private institutions face ethical dilemmas। जो स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स है, एथिकल कंसर्न गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, वो है दोनों एथिकल डिलेमास को फेस करते हैं। दैट्स करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा। कीवर्ड्स क्या क्या है? एथिकल डेफिसिट, गैप बिटवीन सस्पेक्टेड एंड एक्चुअल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, वैल्यू डिलेमास, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपीटिंग वैल्यूज, रिलेवेंस, पब्लिक ट्रस्ट डिक्लाइंस व्हेन एथिक्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इस चीज़ का रिलेवेंस क्या है कि अगर हमने अच्छे से एथिकल कंसर्न जितने भी उनको एड्रेस नहीं किया तो पब्लिक ट्रस्ट जो होगा डिक्लाइन कर जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? Enron scandal in US, corporate fraud destroying investor trust. Number two, laws, rules and regulations and conscience as sources of ethical guidance। तो laws, rules and regulation and conscience किस तरीके से ethical guidance provide करते हैं? So इसके साथ कुछ keywords है। Legal rational authority, authority based on law, inner moral compass, conscience guiding right actions, value internalization, person adoption of values। इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ का मतलब क्या है? लॉ एक्चुअली इट एक्चुअली मीन्स passed by legislation, or law is a domain bound। For example, education law, transport law, environment law। education, transport, environment ये एक डोमेन है। सो उसी डोमेन के साथ कुछ लॉज जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं लॉ। और उसी लॉ के अंडर में कुछ रूल्स होंगे। इट इज एक्चुअली फ्रेम्ड अंडर a law। इट इज ऑल्सो a domain means always tied to that particular law subject। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम रूल्स अंडर आरटीई है, ट्रैफिक चालान रूल्स अंडर मोटर व्हीकल्स है। और तीसरा होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन जो होता है वो डोमेन इंडिपेंडेंट होता है, आइडेंटिटी बेस्ड होता है। दैट इज आप किस डोमेन पे हो उसका फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब डॉक्टर्स, फॉर डॉक्टर्स विच इज आइडेंटिटी और मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन उस पर लगेंगे। और डॉक्टर वो कहीं का हो, प्राइवेट का हो, गवर्नमेंट का हो, उसमें मेडिकल काउंसलिंग के रेगुलेशन लगेंगे। वो डोमेन उसका अलग अलग हो सकता है, बट उसका जो ये होगा डोमेन बेस्ड हो, वो आइडेंटिटी बेस्ड होगा रेगुलेशन। सो डेफिनेशन क्या है? रेगुलेशंस आर framed by regulatory bodies to control conduct of a particular identity group, professionals, organization, companies, banks, etc. They do not depend on the domain of law, but on the identity of who is being regulated। Example, doctor, medical counseling regulation उसके ऊपर लगेंगे, applies to doctor wherever they want, government, private, clinic, NGO can। तीसरा होता है accountability and ethical governance। एथिकल गवर्नेंस का मतलब क्या है? एथिकल गवर्नेंस का मतलब है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। एथिकल गवर्नेंस का मतलब होता है कि आंसरेबल, सिर्फ वो लीगली आंसरेबल नहीं है बट उनको मॉरली भी आंसरेबल लेना पड़ेगा। उसके साथ कीवर्ड्स क्या है? आंसरेबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन द डिसीजंस, मतलब उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, असाइन ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी,
एडरेंस टू स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अकाउंटेबिलिटी का रिलेवेंस क्या होता है? वो अथॉरिटी को मिसयूज करने से बचाता है, प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। एग्जाम्पल क्या है? सीएजी रिपोर्ट्स होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। कॉन्सेप्ट क्या है? एथिकल एंड मोरल वैल्यूज को हम लोग कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशनलाइजिंग वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोर्स, रिवॉर्ड, पनिशमेंट। मतलब किसी भी वैल्यूज को हम अगर इंस्टीट्यूशन में हम लोग उसको अगर अप्लाई कर देंगे बाय ट्रेनिंग, एजुकेशन, उसके साथ हम लोग एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज को जो है ना वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके साथ कीवर्ड्स क्या है? एथिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब एम्बेडिंग एथिक्स इन इंस्टीट्यूशन। वैल्यूज मेन स्ट्रीमिंग, मतलब इंटीग्रेटिंग वैल्यूज इनटू पॉलिसीज। रेलिवेंस क्या है? प्रिवेंट्स एथिकल ड्रिफ्ट इन ब्यूरोक्रेसी। Lavasana training focus on ethics and empathy. Lokpal and Lok Ayukta Act, institutional check on corruption. These are the examples. Number 5 topic is ethical issues in relations and international relations and funding. इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें जो बेसिक कोर आर्ग्यूमेंट इसमें क्या है कि ग्लोबल गवर्नेंस जो होता है ना उसमें बहुत सारे डिलेमास होते हैं। सोवरेनिटी वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, एथिकल यूज ऑफ फॉरेन एड, फेयर ट्रेड। जैसे कि यूएसए इन्वेजन इन इराक, it hampered Iraq's sovereignty, but they told they are destroying terrorism. That is on the basis of humanitarian basis. So these are the dilemmas actually present in international relations. So keywords क्या क्या है? Ethical universalism versus cultural relativism, global justice. एथिकल यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है कॉमन एथिक्स अप्लाई एवरीवेयर, जैसे कि मैंने पहले बोला था नो डिस्क्रिमिनेशन या फिर सिक्योरिटी। इसके बाद आता है कल्चरल रिलेटिविज्म, एथिक्स वेरी बाय कल्चर। ग्लोबल जस्टिस मतलब फेयरनेस इन ग्लोबल ऑर्डर। रिलेवेंस क्या है? डिप्लोमेसी जो है ना वो नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल एथिक्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है और इट शुड वर्क इन ए बैलेंस वे। एग्जाम्पल क्या है? इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी, एथिक्स ऑफ सॉलिडरिटी, यूएन पीस कीपिंग वर्जन, एथिकल चैलेंज ऑफ न्यूट्रलिटी वर्सेस जस्टिस। इसके बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग ऑफ कंपनीज। इसके साथ कीवर्ड्स क्या है? स्टेक होल्डर मॉडल। स्टेक होल्डर मॉडल का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल, नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब वो लोग होते हैं जो अगर कंपनी का अगर प्राइसेस बढ़ा उसके प्रोडक्ट का, जिससे आम सिटीजन भी अगर हैम्पर हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग स्टेक होल्डर्स। और शेयर होल्डर बोलते हो जो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। सो स्टेक होल्डर मॉडल मतलब कि स्टेक होल्डर के बारे में भी कंपनी को सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में। इसके बाद है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस गिविंग बैक टू सोसाइटी। बिजनेस इज गिविंग बैक टू सोसाइटी, इसका मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट है, अगर समझ लो कि अगर कॉर्पोरेट माइनिंग कर रहा है और कहीं पे अगर उसने पेड़ काट दिए हैं, सो इट शुड प्लांट मेनी मोर ट्रीज इन अदर प्लेसेस। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर कोई भी एक उसका जो प्रॉफिट है उससे एक हिस्सा वो नेचर के प्रति या फिर किसी भी डेवलपमेंट के प्रति दे रहा है वो एनवायरनमेंट का, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए दे रहा है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है? टाटा ग्रुप मॉडल ऑफ एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। इनका एक कैंसर हॉस्पिटल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल गवर्नेंस। इसके बाद आता है प्रोबेटी इन गवर्नेंस। प्रोबेटी का मतलब पहले ही मैंने कहा था, दैट इज इंटीग्रिटी इन इंस्टीट्यूशन, इज कॉल्ड सिंपल है कि इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन में अगर है दैट इज कॉल्ड द प्रोबेटी। और ह्यूमन बींग के लिए अगर होगा तो वो होगा इंटीग्रिटी। और इंस्टीट्यूशन के टाइम पे अगर हम लोग इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेटी। सो कॉन्सेप्ट क्या है? सर्विस टू पीपल नॉट पावर, फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस। कीवर्ड्स क्या है? अपहोल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इम्पार्शियलिटी, इक्विटी एटसेट्रा। मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट को हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, फेवरेटिज्म नहीं करेंगे और सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे। इसका फिलोसॉफी क्या है?
दैट इज डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। सो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का मतलब होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन का एक्शन वो एथिकल होगा अगर वो रूल बेस्ड हो, अगर वो अपना रूल को फॉलो करके कोई भी डिसीजन ले रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज एथिकल, उसको बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। और वर्चू एथिक्स का मतलब है ये एक्चुअली ये कैरेक्टर बेस्ड एथिक्स है। वर्चू मतलब होता है एक्चुअली एक गुड क्वालिटी और हैबिट। और वर्चू एथिक्स और कैरेक्टर बेस्ड होता है। तो एक्चुअली ये जो टर्म है ना, ये एक्चुअली एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने ये टर्म दिया था। एंड उनके लिए, उनके मुताबिक कोई भी एक्शन एथिकल तभी होता है अगर वो चीज़ उस वर्चू होता है, एक्सप्रेस करता है वर्चू को। एन एथिकल एक्शन एज पर एरिस्टोटल इज अ डिलिबरेट चॉइस एक्सप्रेसिंग वर्चू, बैलेंसिंग एक्सट्रीम्स एंड प्रमोटिंग ह्यूमन फ्लोरिशिंग हैप्पीनेस। इट मीन्स कोई भी एक्शन अगर जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उस एक्शन में कोई भी गुड क्वालिटी हो जो कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के साथ हम डेवलप करें करते हैं, और जो एक्शन बैलेंसिंग बिटवीन एक्सट्रीम्स मतलब मध्य मार्ग, और जो प्रमोट करता है ह्यूमन हैप्पीनेस को, वो एक्शन होगा एथिकल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल एथिक्स। एग्जाम्पल क्या है? अशोकास धम्मा, गवर्नेंस बेस्ड ऑन मॉरलिटी कंपैशन नॉन वायलेंस। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। कंसेप्ट क्या है? ओपननेस बिल्ड्स ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। कीवर्ड क्या है? सनशाइन प्रिंसिपल, मैक्सिमम ओपननेस इन गवर्नेंस। इसका मतलब ये है आरटीए मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोबेटी। एग्जाम्पल है आरटीए 2005 एनेबलिंग सिटीजंस टू एक्सेस गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। नंबर 4 क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजंस रिड्यूसेस करप्शन। इसका एक्चुअली मेन टारगेट ये है कि सिटीजन को एम्पावर करना और करप्शन को रिड्यूस करना। इसका कीवर्ड क्या है? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सिटीजन इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रिडक्शन, इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यही है। इसके बाद है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में क्या है कि कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जो किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा फ्रेम किए गए हैं, जो हमारे गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर को, दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स। कीवर्ड्स क्या-क्या है? नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क, कोडिफाइड प्रिंसिपल। नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क सेट ऑफ गाइडलाइन, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। कोडिफाइड प्रिंसिपल रिटन मॉरल रूल्स। एग्जांपल क्या है? यूके's नोलान कमिटी प्रिंसिपल, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। This is the principle which contain these 7 parts. Nolan Committee Principle to make a conduct ethical. इसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट बोले तो इट मीन्स द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एनफोर्सेबल होता है। कीवर्ड्स क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क, सेट ऑफ मैंडेटरी डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंप्लायंस एथिक्स, फॉलोइंग एक्सटर्नल रूल्स। एग्जांपल क्या है? सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिफ्ट्स, पॉलिटिकल एक्टिविटी। 7 है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर मतलब इसका मेन टारगेट है कमिटमेंट टू सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी। कीवर्ड्स क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नेंस, इट मीन्स म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टेट एंड सिटीजन फॉर हैविंग अ गुड गवर्नेंस। एग्जांपल क्या है? सर्वोत्तम मॉडल इन इंडिया, परफॉर्मेंस बेस्ड सिटीजन चार्टर। इसके बाद है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर मीन्स ethos ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस गवर्नेंस आउटकम्स। कीवर्ड्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट थ्योरी, वैल्यू ओरिएंटेड कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट थ्योरी, हाउ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट अफेक्ट्स बिहेवियर। और वैल्यू ओरिएंटेड कल्चर मतलब कल्चर बेस्ड ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पब्लिक सर्विस शुड बी इफेक्टिव, एफिशिएंट, सिटीजन सेंट्रिक। इसका कीवर्ड्स क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, कस्टमर ओरिएंटेशन। एग्जांपल है पासपोर्ट सेवा केंद्र, रिड्यूस्ड टाइम थ्रू आईटी एनेबल्ड सर्विस। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, फंड्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, फंड्स आर पब्लिक ट्रस्ट मस्ट बी यूज्ड एफिशिएंटली। इसका मेन टारगेट यही है। कीवर्ड क्या है? फिस्कल प्रोबेटी मतलब ऑनेस्टी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टीवर्डशिप थ्योरी,
ऑफिशियल्स एज केयर टेकर्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। एग्जाम्पल क्या है? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। इसके बाद क्या है? चैलेंजेस ऑफ करप्शन। करप्शन अंडरमाइंस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इसका मेन टारगेट यही है। कीवर्ड्स क्या है? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, मिस यूज ऑफ पावर बाय ऑफिशियल्स, रेंट सीकिंग बिहेवियर मतलब एक्सप्लॉइटिंग पोजीशन ऑफ पर्सनल गेन,